हूँ आपके साथ यास्मीन खान और आज आवाज वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस आप पहुंचा है कुलगाम एंड टुडे वी हैव बीन जॉइंड बाय अ वेरी टॉल लीडर फ्रॉम CPIM, the one who never loses an election, comrade MY Taregami. Thank you so much, sir, for sparing your time for this interview. Wonderful to meet you. Sir, I would like to begin with कश्मीर, जिस पे आपका फोकस रहा है। कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जिसका आपकी लाइफ पे एक पर्सनल इम्पैक्ट रहा है। लाइक आपने बोला था कि जब कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस थिंग आप अपना BA का एग्जाम नहीं दे पाए। उसके बाद इवन व्हेन यू वर अ पॉलिटिकल प्रिजनर, योर वाइफ शी पास्ट अवे चाइल्ड बर्थ के दौरान, तब यू वर अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड आखिरी लम्हात में आप उनको देख भी नहीं पाए। तो ऐसे में CPIM जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखती है, इसको कश्मीर में किस तरह से सक्सेसफुल किया? बिकॉज यूर समबडी यू हैव नेवर लॉस्ट एन इलेक्शन, तो लोगों का इस आइडियोलॉजी पे किस तरह से फेथ बिल्ड हुआ? बिकॉज जनरली परसेप्शन अलग है, इसको एक एथीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। किस तरह से इम्प्लीमेंट हो गई यहाँ पे आइडियोलॉजी? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, कश्मीर भी इट इज पार्ट ऑफ ओवरऑल द होल वर्ल्ड। वी आर लिविंग इन द सेम वर्ल्ड। कश्मीर को इन आइसोलेशन में देखा नहीं जा सकता। एंड जो पर्सपेक्टिव है मेरा सोशलिज्म का, उसमें बेटर वर्ल्ड का सपना है, ड्रीम है। सो बेटर वर्ल्ड फॉर कश्मीरीज एज वेल एंड इट शुड सूट देम। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर में भी अर्जेस एस्पिरेशंस हैं हमारे यंगर जनरेशन के, सीनियर्स के, हमारे जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, तो उनके भी वही प्रॉब्लम्स है ओवरऑल जो बाकी जगहों पर है। आज ही आप देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट है वर्ल्ड वाइड, अ सीरियस प्रॉब्लम बीइंग कन्फ्रंटेड विद। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी है और जगहों पर भी है। एंड अगर आप एक बेरोजगार नौजवान से पूछ लेंगे, उसकी प्रायोरिटी क्या है? जॉब चाहिए। और हंगर एक इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी जगहों पर इसका असर है। और एक हंगरी पर्सन से आप पूछ लेंगे, प्रायोरिटी क्या है आपकी? भूख सताती है। सो माय पॉइंट इज दैट सोशलिज्म के बारे में ये कंसेप्ट गलत है, डिस्टॉर्टेड है। We may be having different views about, we may be having an outlook about the whole history and all that. That's true. That freedom must be given to each one of us. That's what we aspire for. Freedom for having certain ideas. Freedom for expression. Freedom for faith. Freedom. You see, the question is, this is a larger context. और उसमें socialism provides, in my view, an alternative. Why socialism? Because socialism essentially, in a class-ridden society, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात करता नहीं है। Take for example our country. We have huge wealth. GDPs would be being talked that it is growing. Yes, of course it is growing. But the question is, जो हमारी वेल्थ का बड़ा हिस्सा है वो 1% पॉपुलेशन को जाता है, व्हाइल 99% लोग जो है वो आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज। खुराक चाहिए और दवाई चाहिए, कपड़ा चाहिए, तालीम चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज चाहिए। वो डिप्राइव्ड है, दे आर क्रिएटर्स ऑफ द वेल्थ। So this divide, in our opinion, does not suit the interests of the larger sections of the population, including Kashmir. Don't you think? मैं एक चीज़ आपको मिसाल दे दूँगा। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, landlordism, feudalism was dominant in the neighborhood on both sides of Punjab, united Punjab, on both sides Punjab. अभी भी कुछ remnants है उसके। But we the people of Kashmir, हमने इनिशिएटिव, हमारी लीडरशिप ने इनिशिएटिव ले लिया
They drafted a vision document called Naya Kashmir. उसमें left लोगों का, Bedi and others, Dr. Ashraf, they had played a significant role in drafting that. Yeah. Look at it today. It gives us some hope even now. And for the first time, when other areas were lagging behind, even the women rights. उस document में equal rights for women, voting rights, education के rights in every field. That is specifically mentioned. Education up to the higher level, free for every person. This was not available in the rest of the country. And most importantly, we said landlordism does not suit us, feudalism does not suit us. Land to the tiller. First time. And not in the neighborhood. Even certain areas here, there are even now affected by feudalism. Yeah. But not in Kashmir, not in Jammu. This is the uniqueness. Yeah. So the question is, a better world? We may differ on many issues. Our interpretation on many issues can be different. Why not? This is a long journey of human beings. Ideas, you just, आप इनको बंद नहीं कर सकते हैं पूजे में. आप मुझ जैसे लगे, मैं आप जैसा लगूं, होगा नहीं. हमारी पहचान, हमारी शक्ल सूरत अलग अलग हो सकती है, बट एसेंशियली जो अर्ज और एस्पिरेशन है, a better life. Yes. That's common. सर 2008 और 2014 के जो इलेक्शन है काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं. तो आपके जो राइवल थे यहाँ पे पीडीपी से थे, लावे साहब, तो उन्होंने जब यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, ऑल दो आपने वो इलेक्शन जीता, बट कहीं ना कहीं उनको जमात का जो कैडर है उनका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं रहा है. तो ऐसे में अभी का जो इलेक्शन है, अब चूंकि जमात का एक मेंबर फिर से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, तो ऐसे में अब चूंकि इलेक्शन आर्टिकल 370 के बाद हुआ और बीजेपी और पीडीपी जो है अपना टेन्योर फुलफिल नहीं कर पाए, तो ऐसे में पीडीपी के साथ एक वो सिंपैथी वाला वोट भी है. किसी तरह से आपको चैलेंजिंग लग रहा है इस बार का इलेक्शन? चैलेंजिंग, बिग वर्ड. मैं एक चीज बताऊंगा, 2008 या 2014, इसलिए जब मुझे कई बार चर्चे में थी ये बात कि जमात वाले इलेक्शन लड़ने का सोच रहे, मैंने कहा नया नहीं है मेरे लिए. वो कभी खुलकर कभी चुप कर लड़ते रहे यहाँ चुनाव, कम से कम पंजाब में. कुछ नहीं, पूरा जोर लगाया. और उस पर आज हम ज़्यादा बहस नहीं कर लेंगे. इतना कहेंगे जो भी था उनके पास, और यही कहा जाता था अब की बार हराना ही है, उधर से भी इधर से भी. बट जमात की तरफ से सर ये भी कहा जाता है कि तारिक आमिर साहब ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया है, ये एक परसेप्शन है. टफ टाइम नहीं है, मेरी लाइफ टफ ही रही है. और टफ टाइम क्यों, मैं आज भी इस अमल से गुजर रहा हूँ. फॉर मी इट इज़ टफ बिकॉज जो अर्जेस हैं लोगों के, मुझे डर लगता है कैसे पूरा कर सकूँ. कैन माई एफर्ट्स मैच विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन? दैट इज़ माई चैलेंज. और डर लगता है उससे कहीं मेरी तरफ से कोताहियाँ ना रहे और मायूसी फैल जाए. वो चैलेंज है मेरे लिए, वो टफ टाइम है मेरे लिए. बहरहाल कंपटीशन, यस, मुख्तलिफ फोर्सेस जमा हो गए, लेकिन फिर भी यू आर ऑप्टिमिस्टिक है ना. मैं इसलिए क्या, उस इम्तिहान से भी गुजर गए ना हम. जब सारी कुव्वतें जमा हो गए, तब भी लोगों ने कहा, फैसला दिया, और उससे मुझे हौसला बढ़ रहा है. और मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा, मेरी ज़िंदगी जो अभी आपने कहा कि जेल में, यू विल नॉट बी नोइंग इट, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, पहली बार आप पे लगा था. यस. मुझसे शुरुआत हुई. आई फील प्रिविलेज्ड. And it was during the NC rule? It was Sheikh Sahab's rule. Yeah, but I fail to understand कि PAGD के टाइम
Like PhD नहीं, अभी नहीं। No, no, I'm not saying. I'm saying कि PhD के टाइम you were the key leader कि सबको लाया एक प्लेटफॉर्म पे, इवन अब्दुल्लाज के लिए सोचा, PDP के लिए सोचा, बट अब्दुल्लाज के टेन्योर में PSC सबसे पहली बार जब लगा था आप पे लगा था, लाइक शेख साहब, बट इट वाज NC अगेन ऑफ कोर्स। यस। लेकिन एक चीज बताऊंगा, वो तो एक अलग आइसोलेटेड मामला है। जब आप शेख साहब के ओवरऑल लाइफ को, कंट्रीब्यूशन को देख लेंगे, मैं आज भी उनको सलाम करता हूँ। You have a big heart. नहीं, किया जाना चाहिए ना इनका कंट्रीब्यूशन। और ये जो कुछ कुछ कहीं कहीं पर कमियां, दोनों चीजों को अगर आप तराजू में देख लेंगे, उनका साइज ऑफ कंट्रीब्यूशन बिगर है। और इसलिए हिस्टोरिकली एप्रिसिएशन चाहिए हम सबकी तरफ से। कमियां अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह। PhD को एक साथ जमा करने का सवाल इकट्ठे किया हमने, ये नहीं कि मैंने किया और साथियों ने किया और लीडरों ने किया। वजह क्या है? आज भी ये कहा जाता है PhD वो हो गया, इसका एक कंटेक्स्ट था। आपको मालूम है 4 अगस्त को, 3 अगस्त को बड़ी अफवाहें थी। और अफवाहें थी कभी वो होगा, ट्राइफर्केशन, बाइफर्केशन, सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ ये होगा, इतने हजार, वो हजार, बड़ी अफवाहें थी। उस वक्त हम इकट्ठे हो गए 4 अगस्त फारूक साहब के घर पर, और वहाँ एक डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट किया। उसमें वो लोग भी थे जो बाद में साथ नहीं रहे, लेकिन उस डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने में उनका भी हाथ है। सही। और उस डिक्लेरेशन के आधार पर हमने अपील भी की प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर के बारे में अफवाहें हैं, अगर कुछ कदम ऐसा उठाया गया हमारी नज़र में मुनासिब नहीं। और जो भी आप कदम उठाएंगे, यहाँ के स्टेक होल्डर्स, जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना ज़रूरी है। हमारी अपील है, जल्दबाजी से काम न लिया जाए, हमारी बात को भी सुना जाए। वो डिक्लेरेशन है, क्योंकि गुपकार में ही मीटिंग हुई थी, इसलिए गुपकार डिक्लेरेशन। तो बाद में पीपल्स लफ्ज भी जोड़ा गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक कंटेक्स्ट है उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए, और मेरी नज़र में वो कंसर्न्स अब भी मौजूद है जी। वो कंसर्न अब भी मौजूद है। इसीलिए मेरी अपील है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर मीन्स जो अभी भाईचारा, जो चाहते हैं कि जम्मू भी कश्मीर भी एक साथ हम चले, जो मजहब धर्म के नाम पर डिवाइड ना कर ले लोगों को, तो उस आधार पर मैं अब भी समझता हूँ कि साझा दर्द है, पेन साझा है, मुश्तरका है, कॉमन है, इसको शेयर किया जाना चाहिए एक साथ। और PhD का कंसेप्ट यही है। इसकी ज़रूरत चुनाव के बाद भी रहेगी। असेंबली में जाएंगे, वहाँ भी अगर जाएंगे क्या लेकर, मैं तो यही लेकर जाऊंगा जो हमसे छीना गया, ये पूछूंगा क्यों लिया गया, क्यों छीना, हमें पूछे बिना, और उसको रेस्टोर करना, रेस्टोरेशन ऑफ वो राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है हमें कि हम सिटीजन्स हैं। और गारंटी छोड़ लीजिए, यू एंड मी आर सिटीजन, जम्मू के लोग सिटीजन, हमें डिप्राइव क्यों रखा जाए जो सिटीजनशिप के राइट्स से कितना मांगेंगे, वो नहीं जो हमारा नहीं, वो है जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर आता है। सही। तो इसलिए साझा चाहिए, साझी आवाज चाहिए। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और कांग्रेस, दे कांट डू सेपरेटली, it needs united effort. Then only we can our voice will be heard. Yes. तो इस वजह से ये जो PhD का कंसेप्ट था वो इसी तनाजुर में यस सर। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जब DDC के इलेक्शंस थे, तब NC और PDP ने बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शंस यहाँ पे करवाए, कुछ सीट्स PDP को मिली, कुछ NC को मिली। तो आपको लगता है सर कि अभी जो असेंबली इलेक्शंस है, अगर PDP
और एनसी साथ में ये इलेक्शन लड़ते और इस वजह से कहीं ना कहीं वो शायद बीजेपी को कश्मीर से दूर रख पाते हैं, बट उन्होंने चूज किया सेपरेटली इलेक्शन लड़ना। वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, ये अपने तरीके से लड़ रहे हैं। खींच तनाव जो बेसिकली हो रहा है जमात के मुद्दे पे हो रहा है। तो व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? ये मेरे ख्याल में सबसे पहले ये सही नहीं है, जमात के मुद्दे पर हो रहा है। जमात कभी मुद्दा नहीं रहा। ओके। हाँ, उनका एक आज तक एक अलग पर्सपेक्टिव रहा ना। वो आज नाक माने, लेकिन ये हकीकत है कि वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से दूर थे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दूर थे। उनका अपना अधिकार है, हक है। तो इसलिए जमात इस्लामिया का मुद्दा कभी बहस ज़ेर बहस आया ही नहीं हमारे बीच में। तो इस पर कंट्रोवर्सी का सवाल ही नहीं। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, आपने भी कहा कि डीडीसी चुनाव हुए, कोशिश की हमने एक साथ हूं, लेकिन एक साथ नहीं हुए, इख्तिलाफ था। आज भी आप देख लीजिए बहुत सारी जगहों पर अलग अलग, यहाँ हमारे इलाके में हम इस सेगमेंट में सबों ने कैंडिडेट खड़ा किए। यह अलग सवाल है कि सीपीएम के कैंडिडेट्स कामयाब हुए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। और हमारे सामने बड़े मुद्दे हैं, ये कभी इलेक्टोरल अलायंस का एजेंडा नहीं रहा है। मैं बताऊंगा, हम जम्मू में थे, किसी मीटिंग करने के लिए गए थे। ऑल ऑफ ए सडन गवर्नमेंट ने डीडीसी का ऐलान किया। दो अगर आज भी आप मुझे बताएंगे डीडीसी का जो कंसेप्चुअली ये करेक्ट नहीं है, वो कभी बहस कर लेंगे उसमें, आज नहीं। ओके। लेकिन उस वक्त हमने जल्दबाजी में जल्दी से फैसला ले लिया। वो इसलिए फैसला ले लिया, कहीं ये इल्जाम लगाएंगे हम पर कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर भाग रहे। हमने कहा वेलकम, और उसमें इख्तिलाफ भी रहा जी। तो बहरहाल पार्लियामेंट के चुनाव हो गए। फिर इंडिया ब्लॉक था, इलेक्टोरल अलायंस, इंडिया ब्लॉक, नॉट पीएजीडी। कोशिश की कि एक साथ मिलकर, हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर जो आज है, हमने भी उनकी हिमायत की, कोशिश की, मैंने कामयाब नहीं रहा जी। और मैं आज भी ये इत्तेफाक करता हूँ, क्या होना चाहिए था जो भी सेकुलर पार्टीज है। मुश्किलात बहुत ज्यादा है, ये अलग मेरी सीट, आपकी सीट वगैरह वगैरह, ये अपनी जगह पर जी, लेकिन चैलेंजेस बहुत हमारे कद से ज्यादा है। सर वही है, जैसे कि आपने बोला कि बहुत बड़ी पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज, और ऐसे में इश्यूज भी बहुत बड़े थे। बट ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से एनसी, पीडीपी, सीपीआईएम, पीसी, पीएजीडी का हिस्सा बने, और तब ये बात हुई कि आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन की बात होगी, हमारे जो लैंड राइट्स है उसको रेस्टोर किया जाएगा, हमारे जो जॉब राइट्स है उसको रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें एनसी अलग निकल गई है, पीडीपी अलग निकल गई है, पीसी ने तो स्टार्टिंग में ही बैकआउट करा था, तो उसमें सिर्फ सीपीआईएम कहीं ना कहीं दिख रही है जो अभी भी इन्फ्लुएंस का डाल रही है इस बात पे कि वी नीड टू बी टुगेदर। आप पीएजीडी को अभी मौजूदा सूरत हाल में किस तरह से देख रहे हैं? जहाँ तक पीएजीडी का जरूरत है उस पर्सपेक्टिव की, लेकिन हकीकत यह है डिस्फंक्शनल है। यस, मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आपकी वसातत से ये दोहराना चाहूँगा, चैलेंजेस बड़े हैं और इस वजह से इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कोई जमात ये दावा कर ले कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही, मेरी जमात ही कर सकती है, शायद वो एग्जेजरेशन है। बहरहाल दो किस्म के अलायंसेस हैं। प्री पोल अलायंस नहीं हो सका, पोस्ट पोल अलायंस मेरी नज़र में रिलेवेंट है, वो ऑप्शन जिंदा रहेंगे। कल जो जाएंगे लोग, और जाना कहाँ, दीवार पर जो लिखा है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे राइट्स की खातिर,
हमने एक दूसरे को कंधा देना ही होगा। मैं ये इमेजिनरी बात नहीं करता हूँ, मैं ये ख्वाबों की दुनिया में नहीं हूँ, ये रियलिटी है। और ऐसा हुआ है आज तक हमारे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। अगर इंतखाबात में आपस में दो कौमों में बट भी गए सेकुलर फोर्सेस, लेकिन पोस्टपोल अलायंसेस हुए हैं। शायद ये अपॉर्चुनिटी हमें इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। अब ये नहीं है जिम्मेदारी किसकी उसकी वगैरह। मेरे ख्याल में ये बहस, और मेरी सिर्फ ये गुजारिश है पॉलिटिकल पार्टीज से, खास तौर पर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहे हैं पीएचडी के, यार अब ठीक है इलेक्शन हो जाएगा, 1 महीना है, लेकिन एक दूसरे का गिरेबान मत पकड़ लीजिए। कल एक दूसरे की ज़रूरत होगी, उसका भी ख्याल रख लीजिए। इतनी सी अपील की जसारत रखता हूँ जी। सर, आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन हुआ तो तब कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं उसके कुछ लीडर, जिसमें बड़े लीडर सचिन पायलट है, उन्होंने फेवर में बात की कि बोला ठीक है, आई थिंक अच्छा हो गया ये सारी चीजें। तो अब मौजूदा सूरत हाल में जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस जम्मू कश्मीर में हुआ है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का जो सेटअप है डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए, बट उन्होंने कंप्लीटली ये बात भी किसी भी मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं कही है कि वो पावर में आने के बाद आर्टिकल 370 को फुल फ्लेज तरीके से रेस्टोर करेंगे। जबकि स्टेटहुड की बात होम मिनिस्टर ने भी की है, प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, बट इट्स नॉट अबाउट स्टेटहुड, इट्स फुल फ्लेज्ड आर्टिकल 370 मैं एक चीज बताऊंगा। पॉलिटिक्स में और खास तौर पर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, इस प्रोसेस में, आप मुझे बताइए, कोई आपके साथ चलना चाहता है 4 कदम, आपने 10 कदम चलना है। अगर 4 कदम भी आपका कोई साथ देता है, छोड़ देंगे आप। जितना किसी का साथ मिले इस लंबे सफर में मुनासिब है। बट इससे तो कांग्रेस का ही फायदा होगा ना? किसी को भी फायदा हो। मैं कहता हूँ किसी को भी फायदा हो। हम दुकानदार नहीं हैं, कम से कम मैं नहीं हूँ। बट कश्मीरियों को तो एक वो दिया जा रहा है कि आर्टिकल 370 इज आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर मी। लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे भी मेरी बात को मान लें। परसुएशन की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब है, इस लंबे सफर में अगर एक कदम भी चले इस रास्ते पर, मसलन जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू में भी कुछ सेक्शंस है पॉपुलेशन के जिनकी रिजर्वेशन रही है पहले से ही अबाउट आर्टिकल 370, और बीजेपी ने खास तौर पर 370 को एक एंटी नेशनल रूप देने की कोशिश की। किसी हद तक वो मुल्क की सतह पर कामयाब भी हुए। दो, मेरी नज़र में एक तालिब इल्म होने के नाते आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की क्रिएशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और याद कर लीजिए, अगर आज भी आप आर्टिकल 370 के मुतालिक जो क्लाज है टेम्परेरी लिखा गया है, लेकिन साथ ही उसमें यह भी लिखा है क्लास 3 में कि इट कैन बी एब्रोगेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया only with the consent and approval of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir। इन आइसोलेशन फैक्ट्स को डिस्टार्ट करके पेश किया जा सकता है। मैं तो ये चाहूंगा मुल्क के सामने इसको रखा जाए असली शक्ल में। हम वो नहीं चाहते हैं जो हमारा अधिकार नहीं है। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का प्रोडक्ट, और उसे एब्रोगेट किया गया उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके नहीं, उस प्रोसेस को। यहाँ तो कर्फ्यू नाफिज हुआ। मसलन हमारा मुल्क फेडरल स्ट्रक्चर एक की है फॉर ओवर गवर्नेंस, रियासतें हैं, स्टेट्स हैं अलग अलग, भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न वगैरह, तभी लेजिस्लेचर्स हैं, उनके राइट्स हैं स्टेट्स के। सेंटर के पास अपना हद इख्तियार है। यहाँ एक और भी गलती हो गई जब जीएसटी का सवाल हुआ, 1 नेशन 1 टैक्स। मैंने उस वक्त भी एतराज किया।
मैंने वो बिल भी फाड़ डाली असेंबली में। मैंने कहा नो, ये टैक्स में, अब टैक्स क्या है, यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार के पास भी पैसा रहना चाहिए, उनको भी कुछ पैसे मिले, जमा करने के अधिकार मिले, टैक्स हासिल करने के, तभी वो गाँवों में कोई स्कूल खोलेंगे, सड़क खोलेंगे, बाकी चीज। हर वक्त भी क्यों मांगेंगे मरकज के पास? आज एहसास हो रहा है इस बात का कई लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने समर्थन किया था उस वक्त। मेरा कहने का मतलब है, ये जो वन की बात है, ये ऐसा वन हमारा एक रास्ता है जिंदगी को बेहतर बनाने का। अभी पंजाबी उनका अपना कल्चर है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ हिमाचल में लैंड राइट्स का प्रोटेक्शन है, जॉब्स का प्रोटेक्शन है, 371 है। वो तो इधर उधर भागे नहीं, उनको पीटा नहीं जाता है ना, उनको उस हक से दूर नहीं रखा जा रहा। हमें क्यों सजा दी गई? और ये जो लैंड राइट्स का सवाल है, प्रोटेक्शन, आपको याद दिलाऊंगा, 1927 में महाराजा हरी सिंह ने एक डिक्लेरेशन पास की। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने और राजपूतों ने स्ट्राइक की थी कि हमारे पास जमीन कम है, जो यूनाइटेड पंजाब था उस वक्त, वहां से लोग ना आ जाए हमारी जमीन को खरीदने के लिए। गरीब लोग हैं, जल्दी बेचेंगे। जॉब्स नहीं है हमारे पास, इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे पास, कॉमर्स भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। तो इस वजह से हमें हक मिलना चाहिए, जो सरकारी जॉब है वो बाहर वाले नहीं आ जाए। ये महाराजा हरी सिंह के वक्त में नोटिफिकेशन जारी हुआ 1927, उसको भी हटाया। इधर से महाराजा हरी सिंह का त्यौहार मनाया जाता है, बहुत बड़े मुजस्समे जम्मू में खड़े किए जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने दिया था उसको भी छीना। मेरे कहने का मतलब है, ये खिलवाड़ है, और इसमें कभी कभी हमारे साथ आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं। इन्होंने, बीजेपी ने जुनून पैदा किया है, जैसे कि 370 और सोर्स ऑफ टेररिज्म। मेरा एक सवाल है, 370 कब आया कॉन्स्टिट्यूशन में? तब से लेकर कब टेररिज्म यहाँ था? 88 तक तो नहीं था ना। वो छोटी छोटी वारदातें तो कहीं पर भी होती है, वो तो गुजरात में भी होती है और जगहों पर भी होती है। हमारा फेस टेररिज्म का नहीं था, वायलेंस का नहीं था, वी वर मोस्ट पीसफुल। और एक चीज मैं आज भी चैलेंज देता हूं, जब डिवीजन हुआ, जब तकसीम हुआ मुल्क आजादी के बाद, जब ब्लड बाथ था, लाहौर से लेकर जालंधर तक, अमृतसर तक खूने आदम बह रहा था, मुझे बताएं कश्मीर में एक भी वारदात हुई? जम्मू भी जल रहा था, जम्मू वाज ब्लीडिंग, काफी लोग मारे गए, बट नॉट इन कश्मीर, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट टुक प्लेस। ट्राइबल्स आए थे बारामुल्ला तक, उन्होंने कुछ गलतियां की, लेकिन श्रीनगर वाले सड़क पर आ गए। अरे एक पंडित बहन पर आंच आई, मुझे फख्र है अपनी हिस्ट्री पर, लेकिन दुख ये है कि ये लोग हमारे चेहरे को मस्ख कर रहे हैं। अरे जो हम जहां गलत है वो कहो, लेकिन जहां हम कहीं हमारा चेहरा साफ भी था, उसको धुंधला कर पेश मत कर लो। दैट्स माय अपील टू पॉलिटिशियंस। और उस दबाव में कांग्रेस को भी मजबूर किया जाता है। ये आज भी अभी ये जब अलायंस हो गया, तो शायद शाह साहब ने कहा 11 सवाल जवाब दे, जवाब दे। 370 क्या तुम खड़े हो, क्या तुम ये हो? पटेल साहब खड़ा था जब 370 बना, उन्होंने ही पेश करने में, ड्राफ्ट करने में ही प्लेड अ की रोल। ये हिस्ट्री है। आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारी हिस्ट्री है, उसका आप तजिया कर लीजिए। पंडित नेहरू यहां नहीं थे, पटेल साहब थे जो होम मिनिस्टर थे, जिनको आप नेहरू के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। तो आज उसके बारे में आपका कहना क्या है? क्यों डिस्टार्ट करते हो? जवाब दो। हाँ, मैं भी जवाब मांगने के लिए ही असेंबली में चाहता हूं। आपने एब्रोगेशन करके जो कहा था, जरा वो गिनती हमें बताइए, क्या किया जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए? कश्मीरी अभी सड़क पर नहीं आए, लेकिन लेह वाले माइनस टेम्परेचर में सड़क पर आए। कहा जो हमसे कहा गया था वो किया नहीं गया जी।
ये हकाइक हैं। तो इस वजह से जहां तक 370 का सवाल है, कुछ लोग होंगे साथ, कुछ लोग नहीं होंगे। मसलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दे दिया, हमारी पार्टी CPIM हमने साफ कहा क्या वर्डिक्ट डिलीवर हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये मैं भी कहता हूं एक शहरी होने के नाते, ये तौहीन नहीं है अदालत की। एज सिटीजन मुझे अधिकार है कि मैं कुछ बात भी करूं। मैं तो सिर्फ एज सिटीजन अधिकार के बारे में बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से हमारी उम्मीद थी, मैं भी पिटिशनर्स में था। और मुझे बताइए क्या इलेक्शन के बगैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? यह भी कहा कि हमारे सॉलिसिटर जनरल जो सरकारी वकील होते हैं, उन्होंने एश्योर किया है स्टेट होल्ड रेस्टोर होगा। सरकारी वकील के एश्योरेंस पर तो हमारा ऑनरेबल कोर्ट से ये गुजारिश थी कि आप अपनी राय दे दीजिए ना, आप कह दीजिए क्या स्टेट होल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं ना जी। ये हमारी राय है एहतरामन। और इस वजह से आप कल कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते हैं, उतना ही मानेंगे जितना हमें रास आता है। साफ है। और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, उन्होंने अधिकार दिया है हमें कि कुछ हम अपनी राय भी रखें। जी। अरे जमहूरियत है क्या? व्हाट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपका ही सुर सब उस पर तालियां बजाए। अरे मेरी चलन पर भी बेशक वो अलग हो, तो उसे भी मौका मिलना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। इफ आई स्पीक माई फ्रेंड माई ब्रदर फ्रॉम जम्मू, उनको भी राइट है कि वो भी अपनी बात कहे। मे बी डिसएग्रीमेंट्स, डजंट मैटर, एंड दिस इज द लाइफ फॉर आवर कंट्री, जिसको जमहूरियत कहा जाता है। तो इस वजह से आजकल ये लोग बड़ी ये कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस 370 नहीं, जैसे 370 मिलने वाला है, ये लंबी लड़ाई है। हम ये चाहेंगे कि स्टेटहुड का सवाल, अब स्टेटहुड पर ये कहते क्यों नहीं? इलेक्शन किए, अभी आपने कहा ये भी स्टेटहुड कहते हैं, नहीं कहते, बिल्कुल नहीं। स्टेटहुड कहते, फिर इलेक्शन अनाउंस करने से पहले इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर एक और तरमीम क्यों की? पब्लिक ऑर्डर को किसके हवाले किया? LG को हवाले। पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स, फिर पुलिस का बजट जम्मू कश्मीर के बजट के साथ रखना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी पुलिस है। ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट रहा है। बजट को यूनियन बजट में रखा गया क्यों? क्या थाने का थानेदार कौन होगा, दिल्ली में फैसला होगा। किन गुनाहों की सजा मिल रही है जम्मू को और कश्मीर को, और फिर कहें हम स्टेट होल्ड चाहते हैं। ये तो पर काटने में लगे हैं। ये लेने वाले हैं, और तजुर्बा यही बता रहा है, देने वाले नहीं। और हम ढूंढने वाले हैं, थकेंगे नहीं इस जद्दोजहद में। जी। तो सर ऐसे में जैसे हमने आर्टिकल की बात की, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनिफेस्टो या एजेंडा भी रहा है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे, जैसा कि हुआ भी। और कांग्रेस जो है अब कश्मीर में सिर्फ 5 सीटों पे लड़ रही है, तो ऑफ कोर्स वो उतना बड़ा कोई वो नहीं है। तो और मुझे लगता है जिस तरह से आर्टिकल 370 की बात नेशनल लेवल पे होती है, कहीं ना कहीं इसको बड़े एक पार्शल तरीके से देखा जाता है, एक रिलीजियस एंगल से देखा जाता है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों कश्मीर के लिए आई डोंट थिंक अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो लूज करेंगे। तो ऐसे में एक कॉमन कश्मीरी जो है, जिनको उम्मीद है कि शायद नेशनल लेवल की पार्टी उनके लिए कुछ करेगी, उनके लिए आप क्या? मैं सिर्फ एक गुजारिश कर लूंगा, डोंट पुट बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी एट पार। इतने साल गुजरने के बाद उनके वक्त में इरोजन हुआ है आर्टिकल 370 में, लेकिन एब्रोगेट नहीं। ओके। एब्रोगेशन के बारे में उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला कि भाई वहां के लोगों को एतमाद में लिया जाना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होनी चाहिए। ओके। जहां यूनियन एक स्टेट को, फुल फ्लेज्ड स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया,
बल्कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ये है कि यूनियन टेरिटरीज ने मांग की है हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। कई जगहों पर उनको वो दर्जा मिला भी। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है जम्मू कश्मीर में। ये भी स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे साथ। हमारा स्पेशल स्टेटस हटाया गया, लेकिन जहाँ तक इस सरकार की तरफ से ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है वो भी स्पेशल है। वो स्पेशल क्या है कि मुंह तक बंद रखो, कलमकार से भी, रिपोर्टर से भी। खामोशी को ताबीर किया जाता है कबूलियत से, एक्सेप्टेंस से। कभी खामोशी एक्सेप्टेंस रही नहीं। मुंह को हिलाने दो, आंखों को भी देखने दो, तब जाकर पता चलेगा। कहने का ये मतलब है अभी इतनी देर लगा दी उन्होंने यहाँ चुनाव कराने में। 2018 से असेंबली नहीं है। इतने सालों से मुझे एक भी खत्ता बताइए मुल्क का जहाँ कोई जगह असेंबली के बगैर रही हो। हमें सजा क्यों? वाई? इफ दे आर सो श्योर अबाउट कि हमने कमाल किया, हमने लोगों के लिए किया, हमें ब्यूरोक्रेट्स के हवाले क्यों रखा गया? कहाँ जाएंगे हमारे लोग? तरसते रहे, तड़पते रहे ये डिमांड करने के लिए। यार हमें भी अपनी असेंबली चाहिए। बहरहाल मेरा मानना है कि सफर लंबा है और हमारा मुद्दा है रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स। ज़मीन के बारे में, जॉब्स के बारे में, रहन सहन के बारे में, सिविल लिबर्टीज़ इशू के बारे में, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। ये बड़े मुद्दे हैं हमारे सामने और मुझे उम्मीद है कि और पार्टियां भी जो अभी दूर है वो भी अपना समर्थन देंगे अलायंस को आने वाले वक्त में। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं, पोस्ट इलेक्शन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी, सेकुलर पार्टियां, सेकुलर इंडिविजुअल्स एक साथ मिलेंगे इन डिफेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी सर, आखिर में कुलगाम से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप चूंकि आप लगातार कुलगाम में जीतते आ रहे हैं, इस बार कुलगाम के लोगों के लिए आपके बकेट में स्पेशल क्या है? नहीं, बस पहले भी चेहरा यही है जो पहले था, बदला नहीं, और दर्द भी वही है। और आज चूंकि दर्द सिर्फ कुलगाम की नहीं है, पूरे कश्मीर की, पूरे जम्मू की दर्द। मैं कुलगाम के आवाम से यही इसीलिए वोट मांगूंगा। यार आज वकालतनामा देना है ताकि मैं वकील बनकर वहाँ बात करूँ, आँखों से आँखें मिलाकर हुक्मरानों के कह दूँ उनसे बाज आ जाओ अपनी खराबात से। हम भी जीना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी जीना चाहते हैं, जेल नहीं, कब्रिस्तान नहीं, हम इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहते हैं। वो जो आपने लिया हमसे, सोचो उस पर रेस्टोर कर लो, वही अच्छा है मुल्क के लिए, वही अच्छा है हमारे लिए। और आज दर्द बांटने का सवाल है, ये कहता हूँ मैं आपकी वसातत से भी, एक सिर्फ कुलगाम तक महदूद नहीं, आज पूरे रियासत के लोगों का सवाल है। और कुलगाम के लोगों से गुजारिश है मेरी, अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैं दर्द बांट सकूँ, इस इम्तिहान में भी गुजरना चाहता हूँ, मेरा समर्थन कीजिए, आपके दुआओं का तलबगार हूँ। आपकी एक्सपर्टीज को लेके मेरे जहन में कई सारे सवालात थे, बट वक्त की कमी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में अपना वक्त निकाला इस इंटरव्यू के लिए। आप दूर से आ गए, वेलकम वेलकम। आई एम सो हैप्पी दैट यू कुड प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। लवली अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।